आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एक आईपीसी 302 मतलब कि मर्डर का एक केस शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेशन कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है, आरोपी की सज़ा को कंफर्म कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। साथियों, ये जो जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके शेयर करने की वजह ये है कि जो क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केस किसी भी गंभीर धारा का हो, चाहे वो 302 का हो, 307 का हो, 306 का हो, 420 का हो, 468 का हो, 467 का हो, 376 का हो, अगर कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है और झूठा मुकदमा है तो आप या तो आप चार्जशीट देखेंगे या तो गवाहों के बयान के दौरान जो बातें निकल के आएंगी तो कुछ ना कुछ चीज़ें सच्चाई बाहर आ ही जाती हैं, जिसके आधार पे आप बरी हो सकते हैं। लेकिन आपको उस इशू को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसी गलती हुई है, यहाँ पे गवाहों के बयान में ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। जब आप इस मामले को सुनेंगे, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ब्रीफ में, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से एक मामूली गलती की वजह से और एक गवाहों के बयान में अंतर की वजह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया था। तो साथ ही ये जो केस है, ये मोहम्मद रिजवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से 13 अक्टूबर 2023 को जजमेंट ये डिलीवर हुआ है, जिसमें कि आरोपी को बरी किया गया है। इस केस की कहानी शुरू होती है साथियों 17 फरवरी 2004 से। 17 फरवरी 2004 को जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम है विद्यासागर। विद्यासागर कहीं जाता है और उसके बाद वापस लौट के नहीं आता है। कब तक? 22 फरवरी 2004 तक, मतलब कि लगभग 5 दिन तक बाहर नहीं आता है। तब उसके घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि उसका भाई गायब है। उसका भाई मुकदमा दर्ज करवाता है, पुलिस इसमें जांच करती है और पुलिस जांच के बाद पुलिस उसमें पकड़ती है मोहम्मद रिजवान को, जिसने इस मामले में अपील किया है। मोहम्मद रिजवान को पुलिस पकड़ती है। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम लोगों ने बैठ करके दारू पिया, ड्रिंक किया साथ में, और उसके बाद हमारी मामूली बात पे झगड़ा हो गया। हमने जो विद्यासागर था उसके हेड पे वार किया, जिससे उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद उसकी बॉडी को ले जा करके हमने एक जगह बताई कि हमने उसके पीछे एक गड्ढा किया और वहाँ पे उसको दफना दिया। पुलिस मोहम्मद रिजवान के कहने पे उस जगह पे गई जहाँ मोहम्मद रिजवान ने कहा कि उसने बॉडी को छुपाया है। वहाँ पुलिस गई। पुलिस ने जब वहाँ पे देखा तो वो बॉडी पुलिस को मिल गई। अब पुलिस ने बाकी लोगों के भी इसमें गवाहों के बयान लिए और पुलिस ने ये मुकदमा तैयार किया। अब इस मामले में जब सेशन कोर्ट में गवाही हुई तो सेशन कोर्ट में गवाही के दौरान पुलिस ने दो लोगों को, और मतलब अलग अलग लोगों को गवाह बनाया था, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट गवाह थे। एक था 6वें नंबर का गवाह। 6वें नंबर का गवाह जो आया कोर्ट में गवाही देने, उसने कहा कि उसने आखिरी बार मोहम्मद रिजवान को और विद्यासागर को एक बाइक में बैठे हुए देखा था। उससे पूछा गया तुमने कैसे देखा था, तो उसने बताया कि लगभग शाम के 4 बजे का वक्त रहा होगा। मैं उस जगह पे एक रोड के पास ही मैं जा रहा था तो मोहम्मद रिजवान बाइक चला रहा था, उसके पीछे विद्यासागर बैठा हुआ था। ये आकर के इन लोगों ने मेरे को उससे एक्सीडेंट कर दिया, जिससे मुझे चोट आई। उसके बाद मैं समझा कि ये लोग ड्रिंक किए हुए थे। उसी दौरान एक हरिलाल शर्मा और बाकी आसपास वाले लोग वहाँ पे आ गए। उसके बाद बीच बचा हुआ और समझौता हुआ, और समझौते के बाद जो मोहम्मद रिजवान है उसने मुझे 50 रुपये दिया था दवाई, मतलब इंजरी जो हुई थी उसके टेबलेट के लिए। तो इस तरह से मैंने इनको आखिरी बार साथ में देखा था। तो यहाँ पे जो मुकदमा बना वो बना दो आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई थी। पहला, लास्ट सीन थ्योरी, मतलब कि उस गवाह के अनुसार आखिरी बार मोहम्मद रिजवान और विद्यासागर साथ में देखे गए थे। और दूसरा था कि जो मोहम्मद रिजवान ने के कस्टडी से उसके मतलब उसको जानकारी थी कि डेड बॉडी कहाँ से मिली है। इस आधार पर आरोपी बनाया गया और इसी के आधार पर सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट में अपील की गई। हाई कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया, मतलब कि उसकी सज़ा कंफर्म कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना तो सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई कि सबसे पहली दलील ये थी कि इसमें जो आरोपी है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कराई गई। अब ये क्या होता है साथियों, क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ में अगर मान लीजिए कि जो आरोपी व्यक्ति है और कोई गवाह है, अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं तो सबसे पहले तो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है कि मतलब कि
ये व्यक्ति जिस व्यक्ति को बोल रहा है वो वही व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति है। तो जो आरोपी है, आरोपी के जैसे ही कुछ अन्य व्यक्ति खड़े किए जाते हैं, साथ में आइडेंटिफाई कराया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में जो गवाह है, गवाह से पूछा गया कि तुम आरोपी को पहले से पहचानते हो क्या? उसने कहा नहीं पहचानता हूँ। मतलब कि यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी था। फिर उसके बाद जब उससे पूछा गया तुम आरोपी को इससे पहले कहाँ मिले थे, तो उसने कहा कि जब घटना हुई, घटने के बाद मुझे एसपी साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके उन्होंने मुझे पहचान कराई कि ये व्यक्ति है, तो मैं पहचान गया वही व्यक्ति है। उसके बाद कोर्ट में जब गया तो कोर्ट में भी मैंने देखा कि हाँ वही व्यक्ति है। तो यहाँ से ये मामला जो है, तो प्रोसिक्यूशन की कहानी में डाउट पैदा हो गया। पुलिस का पहला काम है कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कराए। ऐसे किसी की पहचान नहीं कराई जा सकती कि ये आरोपी है, ये पहचान लो और तुमको कोर्ट में ऐसी गवाही देना है। तो फिर क्या हुआ, इस मामले में जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने कहा कि बिना आइडेंटिफिकेशन परेड के कैसे आखिरकार उस व्यक्ति को आरोपी ठहरा दिया गया। यहाँ पे एसपी ने जो अपने ऑफिस से बुला के पहचान कराई वो गलत प्रक्रिया थी, ऐसा नहीं कराना चाहिए था। तो दूसरी बात थी, पहला तो ये गलती मान पकड़ी गई। दूसरी गलती थी कि जो 6वें नंबर का गवाह था जिसको हमने बताया कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने जब कोर्ट में गवाही दिया तो उसने बताया ये घटना 4 बजे की है। 4 बजे उसको इंजरी लगी थी और ये दोनों जा रहे थे। इसके बाद एक गवाह और था, वो 9वें नंबर पे गवाह था। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि ये जो आरोपी है ये ठेकेदार है, ये हम इसके साथ में काम करते हैं और दिनांक 17 फरवरी को 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये मेरे साथ था, काम कर रहा था और 5:30 बजे इसने पैसे मांगे और एक दारू की बोतल की डिमांड किया, उसको लेकर के वो चला गया। तो यहाँ पे डाउट पैदा हुआ कि एक जो गवाह है वो बोल रहा है कि 4 बजे की घटना है, जो दूसरा गवाह है वो बोल रहा है कि 5:30 बजे तक मेरे साथ में था। तो इस प्रकार से कोर्ट ने माना कि यहाँ पे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे दोषी ठहराया गया है, तो जो चैन है, चैन कंप्लीट नहीं हो रही है और इन 2 वजह से इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्रिमिनल केस में किस किस तरीके से, कितनी बारीकी से मामले को देखा जाता है और उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप उसको सही समय पर रेज करते हैं कोर्ट के सामने कि देखिए ये गलतियां हैं, तो उसका फ़ायदा आपको अगर सेशन कोर्ट में ना भी मिले तो अपील के दौरान जरूर मिलता है। और आरोपी को अगर झूठा फंसाया गया है, निर्दोष फंसाया गया है, तो उसको बरी किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा, समझने के लिए आपको समझ आया होगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।